क्लब की एपिसोड 10 के साथ जिनवू डोंगसुक के साथी से मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डोंगसुक के साथियों से कहते हैं, डोंगसुक ये तो बच गया। वो ग्यूवान से कहते हैं, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार सकते। डोंगसुक ग्यूवान से कहता है, तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्यूवान उसे कहता है, लेकिन मैंने तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी, अब मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मेरा निशाना चूक गया हो। जिनवू चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग इसके कंसिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो? डोंगसुक का एक साथी कहता है, आखिर ये कमीना कह क्या रहा है? जिनवू उनसे कहता है, मैंने कहा है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डोंगसुक का एक साथी उसे कहता है, वो आप लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ, और वो आगे बढ़ता है। वो हंटर सीधा आगे चला जाता है और जिनवू के कंधे पर अपना बाजू रखते हुए उसे कहता है, बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। लेकिन साथ ही जिनवू अपना हंजर निकालता है और उसके गर्दन पे रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस बेचारे का गला काट देता है। डोंगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही जिनवू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास टोटल 7 टारगेट रह गए हैं। अब डोंगसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर इस लड़के के पास ये डैगर कहाँ से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि इसने एक हंटर को मार डाला। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरा साथी एक डी रैंक का हंटर था, चाहे कितना भी अनगार्डेड क्यों ना हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का कमजोर हंटर है। जिनवू एक हंटर को मारने के बाद कहता है, मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं, लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं खुद मर जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डोंगसुक अपने दोस्तों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसने ये कैसे किया, लेकिन अपने गार्ड डाउन मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्यूवान से कहता है, अपनी मैजिकल पावर से इस पर फिर से अटैक करो। ग्यूवान अपने हाथों पर एक फायरबॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जिनवू की तरफ फेंकता है, लेकिन जिनवू तेजी के साथ उसके फायरबॉल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट देता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डोंगसुक अब ये देखकर वो भी ज्यादा घबरा जाता है। डोंगसुक के बाकी के हंटर दोस्त भी भागते हुए जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनवू उनके अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, मेरे अटैक्स तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। जिनवू उस हंटर के ऊपर अपने डैगर की पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो वहीं पर खड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जबकि बाकी के बचे हुए हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिनवू बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंजर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं, आखिर ये है कौन, ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनवू डोंगसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो सिर्फ चंद सेकंड्स में मेरे 7 डंजन के साथियों को मार दिया और वो सारे के सारे डी रैंक के हंटर्स थे। डोंगसुक जिनवू से कहता है, तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखे, तुमने कहा कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, क्या तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है? डोंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। डोंगसुक कहता है, चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डंजन बॉस को हराने के बाद और मेरे 7 साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा सामना कर पाएगा। डोंगसुक अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ये अपने छोटे से हंजर के साथ मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शील्ड के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। वैसे भी ये अपनी फाइट से थक चुका है। लेकिन जैसे ही डोंगसुक जिनवू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है, जिनवू उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और डोंगसुक से कहता है, लीडर डोंगसुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में दंसा देता है। डोंगसुक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया? डोंगसुक फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद ये एक फॉल्स रैंकर है। डोंगसुक रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा, इस डंजन में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिकल क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो।
जिनवू डांगसुक से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। डांगसुक चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे? जिनवू से कहता है, ये तो तुम ही ने कहा था कि इन डंजन्स के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर वालों को नहीं पता चलता कि यहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांगसुक चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है? लेकिन साथ ही जिनवू अपने हंजर को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। डांगसुक को मारने के बाद जिनवू अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है, मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, इन पर ब्लड लग गया है और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है। मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। जिनवू जिन्हो की तरफ देखता है तो वो दूर बैठा उल्टी कर रहा होता है। जिन्हो के पास आता है और उसे कहता है, डंजन का बॉस मर चुका है और ये डंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसमें उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लस्ट का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। ब्लड लस्ट स्किल के बारे में बताया जाता है, इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होप और डर में मुबतला हो जाएगा और इसके लिए तुम 1 से ज्यादा टारगेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन अमेरिका का होता है। डांगसुक का भाई डांगसू जो कि सो रहा होता है, वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है, आखिर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? लगता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस वक्त कोरिया में पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। फिर एक और सीन दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। मैनेजर यूजीन अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। उसी वक्त उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर उससे कहते हैं, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? असिस्टेंट उनसे कहता है, एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए, उनमें से जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। मैनेजर यूजीन से कहते हैं, जैसे कि तुमने बताया कि वो दोनों ही लो रैंक के हंटर थे, मुझे लगता है कि वो दोनों वहाँ से भाग आए होंगे, इसीलिए वो दोनों बच गए। असिस्टेंट उनसे कहता है, नहीं, वो दोनों भागे नहीं, बल्कि उन्होंने डंजन को क्लियर किया। वो वहाँ से बहुत सारे माना क्रिस्टल्स और मैजिक क्रिस्टल्स भी लेकर आए। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, यूजिन हो के पास बहुत ही अलग क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे और वो वैसे भी डी रैंक का हंटर है। मुझे लगता है कि डंजन के बॉस को उसी ने हराया होगा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 लोग जो कि सी रैंक के थे वो उस डंजन में कैसे मारे गए? वो बॉस तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मैनेजर यूजिन उसे कहते हैं, चलो अभी आप बस भी करो, मेरा टाइम जाया कर रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो वो बताओ। ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है, डंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और लो रैंक के हंटर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं और सारा क्रेडिट ले लेते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है, जो हैरान करने वाली बात है वो तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। जो ई रैंक का हंटर वहाँ से बचकर वापस आया है उसका नाम संग जिनवू है। ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको उस डंजन से जिंदा बाहर निकाला गया था। मैनेजर उसे कहते हैं, तुम्हारा उस पर शक जायज है, लेकिन वो एक अवेकनर नहीं है। हमने उसे माना क्रिस्टल के साथ परखा था, उसकी पावर लेवल तो सिर्फ 10 पॉइंट पर थी और हमारा माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा परफेक्ट है। वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर से हासिल किया गया है और वैसे भी डबल अवेकनिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट उनसे कहता है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला तो ये है कि उस डंजन के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका छोटा भाई अमेरिका में है। मैनेजर उसकी बात सुनकर कहते हैं, कहीं तुम डांगसू की बात तो नहीं कर रहे जो कि अमेरिका में एक एस रैंक का हंटर है? अगर ऐसी बात है, उसका भाई यहाँ पर मारा गया है, तो फिर तो हम इस मसले को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसकी छानबीन करना ही होगी। नेक्स्ट सीन जिनवू के घर का होता है। जिनवू अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेकर आता है। वो जो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या कुछ अच्छा हुआ है? तुम मेरे लिए चिकन विंग्स क्यों लेकर आए हो? जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता कुछ अच्छा है या बुरा है। जिनवू अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है, मैं ड्रंक होना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा। और साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पी लिया है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमने उस पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। जिनवू कहता है, अपने सिस्टम की वजह से अब मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या फिर जहर काम नहीं करेगा। और यहीं पर जिनवू पहली बार हमें बताता है कि उसके सिस्टम ने उससे क्या कहा था जब उसने पहली बार उसे बताया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी, लेकिन उसे उसने बाद में पढ़ा था। उस विंडो में लिखा गया था कि कांडारू की ब्लेसिंग तुम पर है, एक ऐसा स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है। कांडारू की ब्लेसिंग की वजह से अब हमेशा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और पूरी जिंदगी तुम सिर्फ हेल्दी रहोगे, कोई भी पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जिनवू अपने पैर की तरफ देखता है और कहता है, डंजन में मेरा पैर कट गया था, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पाँव मुझे वापस मिल गया। जिनवू कहता है, क्या वाकई में मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा? वो इस अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जिनवू अपने कमरे में जाते ही अपने पास से वो पोशन वाली थैली निकालता है जिसके अंदर रासाका का जहर होता है। वो जहर को जल्दी से पी जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी बॉडी इस जहर को भी हैंडल कर लेगी।
उसी वक्त उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जहर चला गया है, हमने उसे नलीफाई कर दिया है। ये देखकर जिन्वू कहता है ये तो वाकई में काम करता है, मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। उसी वक्त उसकी छोटी बहन अंदर आती है और उसे कहती है क्या तुम किसी जिन्हो को जानते हो, तुम्हारे मोबाइल पर वो कॉल कर रहा है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे पैनी का होता है। जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए कैफे पैनी पर जाता है। जिन्हो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो जिन्वू को देखते ही कहता है सर यहाँ पर आ जाए, मैंने आपके लिए सीट बुक करवाई है। जिन्वू से कहता है तुमने मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा। जिन्हो उसे कहता है गिल्ड में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए आपका नंबर आसानी से मिल गया, क्या आप कॉफी पियेंगे। जिन्हो उसे कहता है नहीं, काम की बात करो, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जिन्हो उसे कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई है। जिन्हो उसे कहता है तुमने अपने सारे माना क्रिस्टल्स और अपने मैजिक कोर क्रिस्टल्स मुझे दे दिए थे, जिनसे मैंने 1 मिलियन और 8,000 कमाए। और दूसरी बात, तुमने बाहर आकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताया कि उन 8 लोगों को मैंने मारा था। जिन्हो से कहता है वो सब लोग हमें मारना चाहते थे, अगर हम लोग उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते। आपने बिल्कुल ठीक किया, वैसे भी हम लोग हंटर्स हैं, हमारा सामना ऐसी मुश्किलात से होता रहता है। साथ ही जिन्हो ये सोच रहा होता है ये लड़का एक फॉल्स रैंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं, ये किसी वक्त भी मुझे मार सकता है। लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। सन जिन्हो उससे कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, जल्दी से अपना काम बताओ। जिन्हो उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाए। हम लोग डंजन्स में जाकर रेड्स किया करेंगे। जिन्हो साथियों से मना कर देता है। 3 बिलियन वॉन होने वाली है और जिन्हो ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्हो के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हो से कहता है सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हो से कहता है मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हो की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ, अगर मैं एक रीअवेकनर भी हूँ, फिर चाहे मैं एक रीअवेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीअवेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूं। जिन्हो से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हो से कहता है मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हो से कहता है मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है हम लोग सी रैंक की डंजन्स में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हो से कहता है लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हो से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हो से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हो से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त, चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिन्हो अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हो जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया, क्योंकि मैं अपनी सोचों में घूमता, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई। जिन्हो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थी और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि उस रंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा।
लोला डांगसू से कहती है क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दी, और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए थे, उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए। डांगसू से कहता है फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाए, उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक पर जिन्हो की पिक्चर होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लेवल अप की एपिसोड 12 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जिन्हो के हाथ में एक और चाबी होती है, जैसी कि उसने पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट करने के लिए। जिन्हो कहता है मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी, जिसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिन्हो कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये एक की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिन्हो कहता है मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का, और मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना, जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जबकि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिन्हो उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है। जिन्हो उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिन्हो कहता है अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक के हों, और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हो के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि हेल गेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं देनी, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप हूँगा। जिन्हो कहता है लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हो कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पास में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। जेजू आइलैंड पर एक दफा एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है। सारे एस रैंक के हंटर्स मिलकर अगर टीम बनाकर भी वहां पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हो और साइबरस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक जब कोई वुल्फ स्लेयर है, तुम्हारा बफ एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हो अपने स्प्रिंट के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबरस पर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हो अपने ब्लड लॉस स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लॉस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हो कहता है मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये बहुत ही हायर रैंक का मॉन्स्टर है।
जिन्वू कहता है इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है और बीस्ट टाइप के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाती हैं। जिन्वू कहता है अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैथ मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका ये रैथ मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वू जंप करते हुए उसके सर के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के सर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्वू जल्दी से उसके सर से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है और जिन्वू दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसकी एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है। क्योंकि जिन्वू का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एक स्किल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्वू कहता है ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्वू कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्वू अपने रिवार्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टैट को सिलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। हील होने के फौरन बाद जिन्वू जंप करते हुए साइबरस के एक सर के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्वू ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक सर मर जाता है। और फिर जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है और फिर वहां से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है, जिसके साथ ही साइबरस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल के गेट कीपर साइबरस को मार दिया है, और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्वू साइबरस से कहता है तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं पर सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्वू कहता है अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइबरस को मारने पर जिन्वू को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइबरस को मारने पर ही मिल सकती थी, और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्वू अपने हार्टस्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है, और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। वो शख्स हंटर से कहता है मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहती हो। उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है और हंटर से कहता है इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो, मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो। मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो, क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो। हंटर उसे कहता है जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया। किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया। साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सॉन्ग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे, और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग ना करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सॉन्ग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सॉन्ग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सॉन्ग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है और उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट से कहते हैं मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती। उनका स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है
हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सोंग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक के डंजन में जाना होगा। मिस्टर सोंग कहते हैं डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती, क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सोंग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सोंग कहते हैं जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। वो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हमारा जिन्वू होता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए, सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए। और साथ ही मिस्टर सोंग को जिन्वू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सोंग से कहते हैं मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सोंग से देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं आखिर ये कैसे हुआ, तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है आप सबके चले जाने के बाद मैं वहां पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सोंग कहते हैं आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिन्वू से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्वू मिस्टर सोंग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सोंग जिन्वू से कहते हैं कहीं तुम भी उस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए, कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है। वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिन्वू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्वू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर वो सारे इकट्ठी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो वाकई में कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।